सभी के लिए इकरा साइकोलॉजी एजुकेशनल चैनल एक महत्वपूर्ण टॉपिक को लाया है, जो कि आज हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं। तो आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं अभिप्रेरण का उद्देश्य कार्य, ऑब्जेक्टिव फंक्शंस ऑफ मोटिवेशन। इसके लाने के उद्देश्य मेरे ये है कि अभिप्रेरण का जो उद्देश्य होता है, पर्पस जो होता है, ऑब्जेक्टिव से जो है फंक्शंस ऑफ मोटिवेशंस आखिर कितने हैं, इसका अभी मोटिवेशन में इसका क्या उद्देश्य है, वो सब हम लोग आज देखने जा रहे हैं। तो स्टार्ट करते हैं और आगे बढ़ते हुए देखते हैं। मनोवैज्ञानिक द्वारा अभिप्रेरण संप्रदाय के 5 विशिष्ट उद्देश्य बतलाए गए हैं, जो इस प्रकार है। पहला है व्यवहारात्मक परिवर्तनशील की व्याख्या करना, टू एक्सप्लेन बिहेवियरल्स वेरिएबिलिटी। दूसरा पॉइंट है व्यवहार का संबंध जैविक आधारों से करने के लिए, फॉर रिलेटिंग बिहेवियर्स विद बायोलॉजिकल बेसिस। तीसरा पॉइंट हम लोग देखेंगे कि तीसरा पॉइंट है बाह्य क्रियाओं के आधार पर आंतरिक अवस्थाओं के बारे में जानना, to know about the internal states on the basis of external activities। चौथा पॉइंट हम लोग देखेंगे किए गए क्रिया या व्यवहार का उत्तरदायित्व देने के लिए। इसे तो नाम से ही स्पष्ट आप लोग को हो जाता होगा कि ये क्या बोलना चाह रहा है, इसका जो मोटिवेशंस है, अभिप्रेरण का जो पर्पस है, उसके थ्रू ये क्या बोलना चाह रहा है। टू असाइन रिस्पॉन्सिबिलिटीज फॉर एक्शंस। पांचवा पॉइंट है विपरीत के बावजूद अस्थायित्व की व्याख्या करने के लिए, टू असाइन रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर एक्शन। पांचवा पॉइंट पे आएंगे जो कि अभिप्रेरण का उद्देश्य का कार्य का अंतिम पॉइंट है, जो कि है विपरीत के बावजूद अस्थायित्व की व्याख्या करने के लिए, टू एक्सप्लेन प्रिजर्वेरेंस डिस्पाइट एडवर्सिटी। अब आते हैं यही सब पॉइंट को हम लोग बारीक बारीक थोड़ा डीपली जानने की कोशिश करेंगे। पहला पॉइंट क्या है, व्यवहारात्मक परिवर्तन की व्याख्या करना। इसमें कहा गया है समान परिस्थिति के बावजूद जब व्यक्तियों के निष्पादन परफॉर्मेंस में होने वाली विभिन्नता की संतोषजनक व्याख्या उनकी क्षमताओं, कौशलों, पूर्णबलन इतिहास के रूप में नहीं की जा सकती है, तो वहाँ हम लोग अभिप्रेरणात्मक व्याख्या करके इस तरह की परिवर्तनशीलता को समझने के प्रयास करते हैं। उदाहरण ले लेते हैं, क्यों कोई व्यक्ति प्रतियोगिता में अन्य लोगों से अच्छा कर पाता है कि व्याख्या व्यक्ति के अभिप्रेरण स्तर में अंतर के रूप में प्राय करते हैं। ठीक है, उसी तरह अभिप्रेरण के सहारे हम इस तथ्य की भी व्याख्या कर पाते हैं कि एक व्यक्ति का निष्पादन एक दिन अच्छा होता है तो दूसरा दिन खराब हो जाता है। अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे है, जो कि व्यवहार का संबंध जैविक आधारों से करने के लिए। इस पॉइंट को भी हम लोग थोड़ा डीपली से देखेंगे। इसमें कहा गया है कि प्राणी एक जैविक जीव होता है, वो आप भी जानते हैं, जिसमें कुछ ऐसे आंतरिक प्रक्रम होते हैं जो हमारे शरीर कार्यों को स्वतः संचालित एवं नियमित करते हैं। वंचन की स्थिति से ऐसे आंतरिक प्रक्रम काफ़ी उत्तेजित हो जाते हैं, जिससे व्यक्ति अभिप्रेरित होकर अपने आंतरिक संतुलन को बनाए रखने के लिए या होने के लिए क्रियाशील हो जाते हैं। जैसे बहुत कम तापक्रम के होने पर व्यक्ति का शरीर से स्वतः कंपन होने लगता है तथा उसे शरीर में गर्मी बन जाती है। उसे हम लोग व्यवहार का संबंध जैविक आधारों से करने के लिए होते हैं। अब हम लोग आते हैं तीसरा पॉइंट पर, जो कि बाह्य क्रियाओं के आधार पर आंतरिक अवस्था के बारे में जानना। तो इसको भी हम लोग डीपली से देखेंगे और आगे बढ़ते हैं। किसी के व्यवहार के प्रति हम सामान्यतः 2 ढंग से अनुक्रिया करते हैं। पहला तो या कि जो ऊपर से दिखता है उससे मान लेते हैं, या फिर उसके व्यक्ति के भीतर के संवेग या अभिप्रेरण के उसे एक अभिव्यक्त मानते हैं। जैसे वह व्यक्ति जिसे आप काफ़ी प्यार एवं स्नेह देते हैं, आपके जन्मदिन पर आपको यदि बधाई देना भूल जाता है तो आप उसे के उस भुलक्कड़पन को अपेक्षा कर संकेत मान लेते हैं, जबकि जब आपको यदि बधाई देना भूल गया हो तो उसे खुद ही भूलने की प्रवृत्ति यदि अधिक होती है तो इसे आप जिंदगी की व्यवस्था के कारण होने वाला एक भूल मान सकते हैं। जब इंसान, इसमें ना कहा जाता है, जब इंसान या फिर बहुत टेंशन में होता है तो ऐसी घटनाएं देखने को मिलता है, या फिर ऐसी परिस्थितियां या हालात, या फिर बहुत काम का लोड हो जाता है, या फिर ऐसे व्यस्त ज़िंदगी में हो जाते हैं या पड़ जाते हैं, तो ये सब सिचुएशन देखने को मिलता है। अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर, जो कि क्या किए गए क्रिया या व्यवहार का उत्तरदायित्व देने के लिए। इसमें कहा गया है कि अभिप्रेरणात्मक संप्रदायों का उपयोग व्यक्तिगत उत्तरदायित्व की व्याख्या करने के तथा अपनी क्रियाओं को नियंत्रित करने की क्षमता है। अगर हम किसी व्यक्ति को उसके कार्य के लिए तथा अपनी क्रियाओं को नियंत्रित करने की क्षमता है, अगर हम किसी व्यक्ति को उसके कार्य के लिए व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायित्व नहीं मानते तो हम उन्हें उनकी सफलता पर उनकी प्रशंसा नहीं करेंगे तथा उनकी असफलता पर उन्हें दंडित भी नहीं कर पाएंगे, और हम उन्हें उनकी सफलता दोनों को हम इग्नोर, या फिर दोनों में हम जब कोई उत्तरदायित्व देना ही मतलब क्रिया रिस्पॉन्स देते ही नहीं है तो दोनों में इक्वल ही देंगे। किसी व्यवहार या क्रिया के लिए व्यक्ति के उत्तरदायित्व ठहरा कर उसे पुरस्कृत या दंड करने काम अभिप्रेरणात्मक व्याख्या के कारण ही होता है। किसके कारण होता है?
तो मोटिवेशन के कारण ही होता है। जब आप किसी चीज़ को अच्छा नहीं कर सकते तो किसी चीज़ को आपको बुरा कहने का भी हक नहीं है। कहने का तात्पर्य इसमें यही है। अब मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक या पॉइंट को देखते हैं। इसमें कहा गया है विपत्ति के बावजूद अस्थायित्व की व्याख्या करने के लिए। इसमें कहा जाता है अभिप्रेरणात्मक संप्रत्यों के कारण यह समझ में आ पाता है कि क्यों कोई व्यक्ति विपत्ति या प्रतिकूल परिस्थिति के बावजूद भी उत्तम निष्पादन सतत रूप से दे पाता है। सचमुच में ऐसी परिस्थिति में अभिप्रेरण व्यक्ति को कार्य करने के लिए प्रेरित करके रखता है। यह अभिप्रेरणा का ही परिणाम है कि थका होने पर भी व्यक्ति अपने कार्य को जारी रखती है या रखता है। उसे हम लोग क्या कहेंगे? तो अभिप्रेरण का ये सब पांचों जो कि उद्देश्य थे वो सब आज हम लोग देखे हैं। उसी प्रकार से हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। देखने के लिए धन्यवाद।